हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आज लेकर आया हूं एक फैन मेड कॉमिक्स जिसका आर्ट वर्क, कहानी और कलरिंग की है नवनीत भाई ने, जो अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं और साथ ही एक डॉक्टर भी हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सिंगल पार्ट है और इसे फेसबुक पर पहली बार अपलोड किया गया था जून 2017 को। दोस्तों, इस कॉमिक्स का नाम है बहु ब्रह्मांड और यह देश विदेश के सभी हीरोज़ को लेकर बनाई गई है, यानी यह एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नागद्वीप दिखाया जाता है, जहां महात्मा कालदूत के सामने खड़े हैं अंगारा और जम्बू। अंगारा कहता है, पूरे समुद्र में ज्वार भाटा आ रहे हैं, हर जगह हलचल मची है और ऊपर से ये विचित्र द्वीप, ये रातों रात कहाँ से आ गया। तब जम्बू कहता है, समझ तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। अभी दोनों कन्फ्यूज ही थे कि महात्मा कालदूत क्रोधित स्वर में कहते हैं, वहीं रुक जाओ घुसपैठियों, वरना कालदूत तुम्हें मृत्यु का ग्रास बना देगा। अंगारा और जम्बू कालदूत को दुश्मन समझकर पलटवार में कहते हैं, मौत किसकी आएगी ये अभी पता चल जाएगा नागमानव। इतना कहकर अंगारा अपनी मशीन गन से और जम्बू अपने मैकेनिज्म गनों से कालदूत पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पर सामने भी कालदूत था, जिसके पास था चीरचीरा जैसा विध्वंसक हथियार। दोनों बाल बाल बजते हैं। तब अंगारा कहता है, ये नाग तो एक शक्तिशाली योगी भी है। फिर जम्बू कहता है, इससे तो कोई करिश्मा ही हमें बचा सकता है। तब वहाँ पर तौसी अपने इच्छाधारी रूप में प्रकट होता है और कालदूत पर वार करते हुए कहता है, तो बंदा हाजिर है। तब अंगारा कहता है, वाह तौसी, बड़े ही उचित मौके पर आए हो। फिर तौसी कहता है, मित्रों, इन उदंडों को काबू करके ही वस्तु स्थिति को जानना होगा। इतने में ही नागद्वीप की राजकुमारी और पंचनाग भी आ पहुँचते हैं और तौसी उन पर वार कर देता है। तौसी का वार चला तो सही, पर बीच में आ गया एक फौलादी सीना, जो था नागराज का। वह कहता है, बस बहुत हुआ। फिर दोनों ही इच्छाधारियों में जंग छिड़ जाती है। तौसी अपना वार करते हुए कहता है, तौसी के सामने नगण्य है तुम्हारी शक्तियाँ नागराज। तब नागराज कहता है, घमंड तो मैं पहाड़ों का भी तोड़ दूं, फिर तू क्या चीज़ है तौसी। इधर ध्रुव भी वहाँ पहुँच चुका था और अंगारा के साथ भिड़ा हुआ था। वह ध्रुव अंगारा के वारों को अपनी फुर्ती से बचा रहा था। तब अंगारा सोचता है, इसकी फुर्ती पर लगाम कसनी चाहिए। तब वह जटायु को आवाज़ लगाता है और जटायु ध्रुव को अपने पंजों में जकड़ लेता है और कहता है, स्वामी के शत्रु लड़के, अब जटायु तुझे छोड़ेगा नहीं। तब ध्रुव चौंक कर कहता है, ओह, ये तो सचमुच का जटायु है। तब ध्रुव कुछ पक्षियों को आवाज़ लगाता है और बहुत सारे समुद्री पक्षी जटायु पर झपट पड़ते हैं और ध्रुव जटायु के पंजे से छूट जाता है। तब अंगारा व्हेल रानी को हुक्म देता है, व्हेल रानी, इस दुष्ट को छोड़ना नहीं। इससे पहले कि व्हेल अपने जबड़े में ध्रुव को कैद कर पाती, ध्रुव डॉल्फिन की आवाज़ निकालता है और एक डॉल्फिन ध्रुव को बचा लेती है। इधर जम्बू भिड़ा हुआ था कुमारी विसर्पी और पंचनाग से, और इधर दिल्ली में चाचा चौधरी और जम्बू के सामने खड़े थे राम, रहीम, इंद्र और विध्वंस। तब रहीम कहता है, ये कौन सी दिल्ली है राम भाई, और ये दानवाकार मानव और पगड़ी वाले ताऊ कौन हैं? इस पर राम कहता है, पता नहीं रहीम, पर यहाँ फिलहाल मामला शांत था। और इंट्रोडक्शन के बाद राम अपनी कहानी बताते हुए कहता है, और फिर इस प्रकार हम आ गए यहाँ पर चाचा जी, पता नहीं कैसे। तब चाचा चौधरी कहते हैं, यही तो हमारे साथ भी हुआ राम, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब परमाणु वहाँ पर आता है और कहता है, मान्यवरों, ऐसा लगता है अलग अलग पृथ्वी के आयामों के आपस में जुड़ने से ही ऐसा हो रहा है। हर तरफ इसके कारण उथल पुथल मच रही है। मुझे अपना मित्र ही समझिए, मैं हूँ परमाणु, इस आयाम की पृथ्वी में दिल्ली का रक्षक। आयामों की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वहाँ पर महामानव उन पर हमला कर देता है और कहता है, तुम सब मानव कुत्ते की वह टेढ़ी पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आणविक, रासायनिक, जैविक इत्यादि तुम्हारे द्वारा फैलाए प्रदूषण ही इस धरती के नाश का कारण है। अब मैं करूँगा तुम सबका सर्वनाश। इंद्र हैरान होकर कहता है, ओह, अब ये क्या बला है? तब परमाणु कहता है, बला नहीं, ये वो महाबली है दोस्त, जो पृथ्वी की समस्त शक्तियों को धूमिल करने की शक्ति रखता है, और मौजूदा हालातों में हमें इसे समझा बुझाकर असली मुसीबत पर ध्यान देना होगा। इधर ग्रैंड मास्टर रोबो और इतिहास भी कुछ सोच रहे थे। रोबो कहता है,
मुझे इस बार ऐसा एहसास हो रहा है इतिहास कि मानव इस विनाश से बच नहीं पाएंगे। तब इतिहास कहता है अगर मानव और सुपर मानव नहीं तो स्वयं ईश्वर बचाने आएंगे रोबो, या फिर ईश्वर का वरदान प्राप्त कोई अवतार पुरुष। तब हमें दिखाया जाता है बांकेलाल, जो फिर कोई योजना बना रहा था। वह सोच रहा था, कोई नई योजना ही नहीं आ रही दिमाग में मुच्छड़ के क्रियाक्रम करने के लिए। इधर हवलदार बहादुर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वो अभी भी बिजी था अपनी ड्यूटी पूरी करने में, पर हमेशा की तरह ही उसने गलत बंदे को धर लिया था। वह कहता है, रे उठनी के, आज तक हवलदार बहादुर के डंडे से कोई उचक्का बच ना पाया है, फिर तेरी क्या मजाल बे गंजे। तब वो ठिकना कहता है, अबे चोर नहीं हूँ मैं, बीमार हूँ, छोड़ मुझे। तब वहाँ इतिहास प्रकट होता है, जो बांकेलाल को भूतकाल से पृथ्वी पर आए संकट के निपटारे के लिए लेकर आया था। उन्हें यूं हवा में प्रकट देख हवलदार कहता है, आई गंजे, ये तेरे गिरोह वाले तुझे छुड़ाने के लिए हवा में से कैसे प्रकट हो गए। तब बांकेलाल मन ही मन सोचता है, ये इस डंडे वाला सीकड़ी तो मेरा ही भाई बंधु सा लग रहा है। इधर इतिहास हवलदार की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, गिरोह मूर्ख, इन सब बातों का वक्त नहीं अभी। इतिहास द्वारा यूं सरेआम मूर्ख कहे जाने पर हवलदार बहादुर इतिहास की डंडे से सुताई कर देता है और कहता है, ओए तीतर की लीद, हवलदार बहादुर से बद जुबानी, हवालात में सड़ा दूंगा साले। डंडे के वार से इतिहास के सिर पर एक पत्थर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। तब वह दोनों ही सीकड़ी, मेरा मतलब बांकेलाल और हवलदार बहादुर आमने सामने आ जाते हैं। हवलदार पूछता है, तू कहाँ से आया है रे चोटी। बांकेलाल कहता है, भूतकाल से। तब हवलदार कहता है, अच्छा तो फिर मैं चांद से आया हूँ। फिर बांकेलाल कहता है, तू चाहे मंगल ग्रह से आया हो, उससे मैं क्या करूँ। हवलदार गुस्से में आ जाता है और कहता है, फिर की ले रहा है बेटा, हवालात में सड़ा दूंगा साले। बांकेलाल भी ताव में आ जाता है और कहता है, तुझे तो पापड़ वाला बना के मारूंगा बेटे सीकड़ी मुच्छड़। इससे पहले दोनों आपस में भिड़ जाते। इंस्पेक्टर स्टील असली चोर को लेकर वहां आ जाता है और कहता है, रुको, वो वाकई भूतकाल से ही आया है हवलदार जी, और आप दूसरी पृथ्वी से। ये कोलाहल आयामों के आपस में जुड़ने से मच रहा है। फिर आगे वह कहता है, और ये बौना चोर नहीं है बल्कि प्रोगेरिया नामक बीमारी से ग्रस्त है, चोर तो यहाँ है। यह सुन दोनों का झगड़ा रुक जाता है। इधर फ्री स्पेस की गहराइयों में कोई था जो बुन रहा था एक खतरनाक षड्यंत्र। वह कहता है, इन आयामों के संक्रमण के साथ ही शुरू होगा मेरा उद्देश्य। इधर नागद्वीप पर नागराज और तौसी अभी भी आपस में भिड़े हुए थे। तौसी नागराज पर अपनी विष फुंकार फेंकते हुए कहता है, तौसी की विष फुंकार से बच नागराज। तब नागराज अपने विष फुंकार से उसके विष फुंकार को रोक लेता है और कहता है, विष फुंकार का जनक तो नागराज ही है तौसी। इससे काम न बनते देख तौसी अपनी इच्छाधारी शक्ति से गरुड़ रूप में आकर नागराज को चोट पहुंचाता है, पर जल्दी ही नागराज संभल जाता है और तौसी को अपने सर्प कवच में ढक लेता है और कहता है, मेरे इस सर्प खोल से तेरा कोई भी इच्छाधारी रूप बाहर नहीं आ पाएगा और मेरा घुसा तुझे बेहोश। अरे तब नागराज देखता है कि सर्प खोल खाली है। तब तौसी उसके पीछे से प्रकट होता है और कहता है, मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ नागराज। तुरंत ही नागराज भी गायब हो उसके पीछे प्रकट होकर उस पर वार करते हुए कहता है, ये ट्रिक तो मेरे पास भी है। इधर सरफराज भी जम्बू को कड़ी टक्कर दे रहा था। वह अपनी गदा से जम्बू पर वार करते हुए कहता है, भूमंडा का एक प्रहार तेरे चिथड़े पूरे नागद्वीप में उड़ा देगा लौह मानव। जम्बू तुरंत ही संभलकर अपने पैरों में लगी पिनों को एक्टिवेट कर सरफराज पर वार करते हुए कहता है, उससे पहले मैं तुझे भी तेरे दोस्तों की तरह एनेस्थेटिक पिनों से बेहोश कर दूंगा नागमानव। तब सरफराज कहता है, सरफराज की मोटी खाल को तेरी सुइयां भेद नहीं सकती लौह मानव। इधर अंगारा और ध्रुव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ध्रुव सोच रहा था कि परमाणु के मैसेज के बाद अब इस गलतफहमी को दूर करके इन लोगों से इस टक्कर को रोकने के लिए कहना होगा। अंगारा सोचता है कि मुझे आभास हो रहा है कि हम सभी किसी गलतफहमी का शिकार हैं। तब ध्रुव अंगारा को कहता है, रुको, इस निरर्थक युद्ध में जीते कोई भी, पर हारेगी पृथ्वी ही अंगारा। आयामों के जुड़ने से मचे इस कोलाहल का हल हमें एक साथ और एकजुट होकर ढूंढना होगा। तब अंगारा कहता है, तुम्हारी बात तर्कसंगत है ध्रुव, मैं भी अपने मित्रों को समझाता हूँ। तब सभी सुपर हीरोज एक दूसरे से संपर्क साधकर जमा होने लगे कि कैसे इस विकट स्थिति का निवारण किया जाए। इधर दिल्ली में महामानव को जैसे तैसे परमाणु व चाचा चौधरी समझा बुझाकर शांत करते हैं और पूरी बात समझाते हैं। तब वह कहता है, अगर ऐसा नहीं निकला तो अपने सर्वनाश के लिए तैयार रहना। इधर सभी सुपर हीरो इकट्ठे हो जाते हैं और तब नागराज ध्रुव को कहता है, आयामों के इस प्रकार जुड़ने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है ध्रुव।
ध्रुव भी हामी भरते हुए कहता है, सही कहा नागराज। इधर अंगारा एक से एक धुरंधर सुपर हीरोज को एक साथ देखकर हैरान था, तो इधर कुछ रक्षकों का अभी समय लगना बाकी था। मूड बुद्धि को भी अभी भी हुड़दंग मचाने में बिजी था। तब भेड़िया उससे कहता है, उसे छोड़ को भी, हमें पृथ्वी पर आए संकट से निपटने जाना है। तब कोबी कहता है, तू थोड़ी देर चुप बैठ बे, पहले मैं इस नामुराद सुअर को कोबी पर हमला करने की सजा दे लूं। लेखा घुसन मोटे भैंसवाद। इधर अब पृथ्वी के पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। उस जलजले में पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचा रखा था। पृथ्वी पर हो रहे विध्वंसकारी विनाश के कारण थी यह परामानवीय शख्सियत, जो पृथ्वी के अलग अलग आयामों का संक्रमण करने में जुटी थी। आयामों के आपस में हो रहे इस संक्रमण से हर पृथ्वी पर मचा हुआ था कोहराम।